संघनन द्वारा लंबे डीएनए अणुओं का छोटे केंद्रक में फिट होना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। पिछले वीडियो में मैंने डीएनए पैकेजिंग की परिभाषा डिटेल से समझाई थी। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। तो लंबे डीएनए अणुओं का अत्यधिक कुंडलित होकर बहुत ही सघन त्रिविम आकृतियों में संगठित होकर छोटे से केंद्रक में फिट होना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है, या फिट होने की प्रक्रिया ही डीएनए पैकेजिंग कहलाती है। तो इतने बड़े बड़े डीएनए अणु कोशिका के छोटे से केंद्रक में कैसे आ जाते हैं, क्या प्रोसेस होती है? तो चलिए आज के वीडियो में डीएनए पैकेजिंग अथवा न्यूक्लियोसोम की परिकल्पना को समझ लेते हैं। तो मारिस विल्किंस तथा एडा और ओलिंस के अनुसार यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणु क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन अणुओं के साथ मिलकर क्रोमैटिन तंतु की मणिकाबद्ध संरचना बनाता है। ये बात सन 1960 के दशक की है। 1960 के दशक में मारिस विल्किंस ने एक्सरे विवर्तन द्वारा देखा था, और ये जो एडा तथा ऑलिंस थे, इन लोगों ने सन 1974 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखा था और पता लगाया कि एक क्रोमैटिन तंतु को खींचा जाए, यदि कोई क्रोमैटिन तंतु उसको खींचा जाए तो मणिकाबद्ध लड़ी जैसा दिखाई देता है, यानी जैसे माला होती है मोतियों की, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। अब एडा और ऑलिंस ने कहा कि क्रोमैटिन तंतु को चाहे आप खींचकर उसको चेक करिए अथवा नमक के तन घोल में रखकर उसको चेक करिए। जब चेक करेंगे तो वो मणिकाबद्ध लड़ी जैसा दिखाई देता है या मणिकाकार संरचना दिखाई देते हैं। इसके बाद ओडेट ने बताया कि ये न्यूक्लियोसोम है, यानी इसका नाम क्या कहता है इन्होंने कि न्यूक्लियोसोम है। और इसके बाद कार्नबर्ग तथा थॉमस ने न्यूक्लियोसोम परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार यानी इन्होंने क्या बताया था उसमें कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स तंतु मोतियों की माला के समान होते हैं। जो न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं वो कैसे मोतियों की माला के समान होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए द्वारा जुड़े होते हैं, और उसमें जो न्यूक्लियोसोम लिंकर होते हैं वो डीएनए अणुओं के द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए अब न्यूक्लियोसोम की संरचना जल्दी से समझ लेते हैं। तो प्रत्येक न्यूक्लियोसोम का व्यास लगभग 110 एंगस्ट्रॉम अथवा 11 nm अथवा नैनोमीटर होता है। जो प्रत्येक न्यूक्लियोसोम होता है उसका व्यास कितना होता है 110 एंगस्ट्रॉम, अथवा इसी को 11 नैनोमीटर भी आप कह सकते हैं, nm कह सकते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में क्षारीय प्रोटीन्स का बना प्रोटीन क्रोड कण अथवा कोर पार्टिकल्स होता है। क्षारीय प्रोटीन्स का बना होता है प्रोटीन क्रोड कण कहलाता है, या अंग्रेजी में कोर पार्टिकल्स कहते हैं, जिस पर डीएनए लिपटा होता है। इसी पर डीएनए लिपटा होता है, अर्थात डीएनए अणु हिस्टोन प्रोटीन के बने छोटे छोटे पिंडों पर लिपटा होता है। इन कणों को क्रोड कण अथवा कोर पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्रोड कण बोला जाता है, या अंग्रेजी में कोर पार्टिकल्स कहते हैं। ये जो कण हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु होते हैं, 4 ऊपर और 4 ठीक इसी के नीचे होते हैं। अब चूंकि 8 क्रोड कण होते हैं इसीलिए इसे अष्टगामी अथवा अंग्रेजी में ऑक्टोमर बोला जाता है, ऑक्टोमर। इसमें 2 डाइमर होते हैं, 2 डाइमर और एक टेट्रामर होता है, टेट्रामर। टेट्रामर में H3 व H4 प्रोटीन के 2 अणु होते हैं। जो टेट्रामर है इसमें H3 और H4 प्रोटीन के 2 अणु पाए जाते हैं, जो क्रोड कण का मध्य भाग बनाते हैं, बीच का भाग बनाते हैं। और इसके दोनों तरफ एक एक डाइमर होता है, इसी के दोनों ओर एक एक डाइमर है। प्रत्येक डाइमर में H2A तथा H2B का एक एक अणु होता है। जो प्रत्येक डाइमर है, दोनों डाइमरों में H2A और H2B का एक एक अणु पाया जाता है। अब डीएनए जो हेलिक्स है, प्रत्येक न्यूक्लियोसोम कण के चारों ओर डीएनए हेलिक्स लिपटा होता है। जो न्यूक्लियोसोम है इसके चारों ओर डीएनए हेलिक्स लिपटा हुआ है। यह लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये जो डीएनए हेलिक्स लिपटा है कितने न्यूक्लियोटाइड का बना है? 200 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इसके लगभग 160 न्यूक्लियोटाइड हिस्टोन क्रोड के चारों ओर 2 चक्र या कुंडल बनाते हैं।
जो 160 न्यूक्लियोटाइड हैं वो हिस्टोन क्रोड के चारों तरफ 2 चक्र बनाते हैं या 2 कुंडल बनाते हैं, चाहे आप चक्र कहें चाहे कुंडल कह दें। शेष न्यूक्लियोटाइड जो बचे हुए हैं लिंकर डीएनए बनाते हैं। लिंकर यानी जोड़ने वाला। लिंकर डीएनए 2 निकटवर्ती न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है, यानी जो लिंकर डीएनए होता है ये 2 निकटवर्ती यानी पास वाले न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का कार्य करता है और इसमें अधिकतम 80 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अब चलिए आप लोगों को डीएनए पैकेजिंग के विभिन्न स्तरों को समझा देते हैं। तो पहला स्तर है, प्रथम चरण है पराकुंडलन का, चाहे आप पराकुंडलन कहें चाहे पैकेजिंग कहें। तो प्राथमिक पैकेजिंग के अंतर्गत 11 NM वाले प्रोटीन क्रोड कण, जो 11 नैनोमीटर वाले प्रोटीन क्रोड कण है, कोर पार्टिकल्स हैं, इनके चारों ओर 20 एंगस्ट्रॉम या 2 NM वाले डीएनए अणु के लिपटने को प्राथमिक पैकेजिंग कहा जाता है। 11 NM वाले प्रोटीन क्रोड कण के चारों ओर 20 एंगस्ट्रॉम वाले डीएनए के लिपटने को प्राथमिक पैकेजिंग बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, इससे डीएनए की लंबाई 1/7 रह जाती है, या कह लीजिए कि 7 गुना संघनित हो जाता है। अब आते हैं द्वितीय चरण या न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग के अंतर्गत, यानी पराकुंडलन का द्वितीय चरण जान लेते हैं। तो द्वितीय चरण में न्यूक्लियोसोम तंतु रस्सी की भांति ऐंठकर इस प्रकार कुंडलित हो जाता है कि यह एक 30 NM मोटे खोखले तंतु का रूप ले लेता है। जो द्वितीय चरण है इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोसोम है ये रस्सी की तरह ऐंठ जाता है, ऐंठ कर कुंडलित हो जाता है, घूम जाता है एकदम, और यह 30 NM मोटे खोखले तंतु का रूप ले लेता है, जिसे परिनलिका या सोलेनॉइड संरचना कहा जाता है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। सोलेनॉइड के प्रत्येक कुंडल में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। इसमें कितने न्यूक्लियोसोम हैं, एक कुंडल में 6 और दूसरे में 6, तो इस प्रकार से प्रत्येक कुंडल में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। इस कुंडलन में न्यूक्लियोसोम तंतु का लगभग 6 गुना संघनन होता है, 6 गुना संघनित हो जाता है, यानी 6 गुना फोल्ड हो जाता है, अर्थात मूल डीएनए अणु का 40 गुना संघनन हो जाता है, 40 गुना संघनित होता है इसमें। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। तो डीएनए अणु के पराकुंडलन अथवा पैकेजिंग के तीसरे चरण में 30 NM सोलेनॉइड तंतु अनेक लंबे छल्लों में वलित हो जाते हैं, जो लूप्स होते हैं वो फोल्डेड हो जाते हैं। तंतुवत गैर हिस्टोन प्रोटीन्स की बनी एक मोटी कुंडलित दंड इन छल्लों को सहारा देने वाली मचान का काम करती है। यानी जो तंतुवत गैर हिस्टोन प्रोटीन्स है इसकी बनी एक मोटी कुंडलित दंड है, इन छल्लों को सहारा देने का काम करती है, मचान का काम करती है, स्कैफोल्ड होती है। इस प्रकार से ये छल्ले मचान के चारों ओर त्रिज्याओं में फैले रहते हैं। जो छल्ले होते हैं मचान के चारों तरफ त्रिज्याओं में फैल जाते हैं। प्रत्येक छल्ला मचान पर एक बिंदु से प्रारंभ होकर वापस इसी पर मचान के संपर्क में आ जाता है। हर एक छल्ला क्या होता है, मचान के एक बिंदु से शुरू होता है और फिर वापस आकर के उसी बिंदु के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार बनी संरचना बोतल साफ करने के एक कुंडलित ब्रश सदृश दिखाई देती है। जैसे बोतल को साफ करने वाला ब्रश होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये संरचना दिखाई दे रही है, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। इसका व्यास 300 NM होता है। अगर व्यास की बात की जाए इसके तो 300 नैनोमीटर होता है। इसके बनने से डीएनए अणु का लगभग 1000 गुना संघनन हो जाता है, यानी 1000 गुना फोल्ड हो जाता है। वो जो डीएनए अणु होता है ये इस तरह से बन जाती है संरचना, तो 1000 गुना फोल्डेड हो जाता है, संघनित हो जाता है। प्रारंभ में कुंडलित मचान काफी फैली होती है। जो शुरुआत होती है तो जो मचान कुंडलित होती है ये काफी फैली से दिखाई देती है, परंतु अंत में इसके कुंडल बहुत संघनित हो जाते हैं और धीरे धीरे करके इसके कुंडल और अधिक संघनित हो जाते हैं और पूरी मचान ही कुंडलित होकर एक मोटी छड़ का रूप ले लेती है। इस तरह से जो पूरी मचान होती है वो कुंडलित होकर के एक छड़ जैसी दिखाई देने लगती है, जिसका व्यास लगभग में 700 NM हो जाता है, यानी 700 नैनोमीटर हो जाता है। यह छड़ ही विभाजित होती हुई कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र या क्रोमैटिड्स होती है,
यही क्षण क्या होती है, विभाजित होती हुई छोटी होती हुई कोशिका के अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम या द्विगुणित गुणसूत्र का क्रोमैटिड्स बन जाती है, या इसे ही क्रोमैटिड्स कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि द्विगुणित गुणसूत्र लगभग 1400 nm मोटा होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो द्विगुणित गुणसूत्र होता है वो लगभग में 1400 नैनोमीटर मोटा होता है, और इसके प्रत्येक क्रोमैटिड में डीएनए अणु का संघनन 5000 से 10,000 गुना होता है। इस तरह से केंद्रक में डीएनए अणु पैकेजिंग हो जाता है।